Hello students, recently you have attempted a test consisting of 40 MCQs in social science. So let's discuss these MCQs. Uh, Question number 61. The Indian Constitution has borrowed the concept of directive principles of state policy from which constitution? It's very simple question, and this test also was very simple and very easy. The Constitution of India has directive principles of state policy in part 4, article 36 to 51. You have to note it down and should remember. Directive principles of state policy given in part 4, article 36 to 51, and these things we have taken from the Constitution of Ireland. Which constitution? Ireland. Because from the Constitution of England we have taken so many things, जैसे rule of law, parliamentary system, right, nominal head of the country. From Germany we have taken emergency powers of the president. ऑस्ट्रेलिया से हमने concurrent list लिया है, and freedom of trade and commerce, freedom and trade of commerce within the states. तो इसलिए इन तीनों कंट्रीज से हमने और भी चीज़ें ली हैं. आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने लिया है. सो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर कोई भी ऐसा लीडर, पॉलिटिशियन, जिसको मिनिस्टर बना दिया गया, मिनिस्टर मीन्स कोई भी डिपार्टमेंट उसको, मिनिस्ट्री उसको दे दी गई सीएम ने या सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर ने, तो उस कंडीशन में वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में है तो विधानसभा का मेंबर नहीं है. सो उस टाइम उसको कितने टाइम में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी? 1 month, 3 months, 6 months, 9 months? C is the correct answer. 6 months. Within the 6 months he or she has to take the membership through elections, right, or through the nomination, अगर कोई प्रोविजन है तो. क्वेश्चन नंबर 63. By which constitutional amendment was age for adult franchise reduced to 18 years? जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में वोटिंग एज पहले 21 ईयर्स थी, ये 18 ईयर्स कब बनी? 18 ईयर्स कर दिया गया इसको 61st अमेंडमेंट 1989. याद रखना है 61st अमेंडमेंट 1989. और ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया था. सारे क्वेश्चन इस टेस्ट में ऐसे थे जो हमने किए हुए थे, डिस्कस किए हुए थे. फ्रॉम वेयर डज द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट बिगिन? आपको पता है प्रेसिडेंट को रिमूव करने का एक तरीका होता है, दैट प्रोसीजर इज नोन एज इम्पीचमेंट. तो इम्पीचमेंट क्या होता है? अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस 2/3 मेजोरिटी, इट मीन्स ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस 2/3 मेजोरिटी से अगर इम्पीचमेंट बिल को पास कर देंगे, और तो उसके बाद में प्रेसिडेंट को पोस्ट छोड़नी पड़ेगी. तो ये पहले किस हाउस में हो सकता है? ओनली इन राज्यसभा, या ओनली इन लोकसभा, या फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. देखिए इम्पीचमेंट के लिए जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा कभी भी, ये आप नोट कर लें. सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि किसी भी हाउस में इसको स्टार्ट किया जा सकता है, चाहे पहले लोकसभा में हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं या राज्यसभा में. पास होने के बाद फिर ये दूसरे हाउस में जाएगा. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 64th क्वेश्चन. कम टू 65th. मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल सिस्टम की फीचर्स क्या होती हैं? वही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. 2 or more लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन. तो तीनों ही आएंगे, इसलिए इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ अबाउ. सो डी इज फाइनल आंसर. What is the term of each member of राज्यसभा? राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्यूर कितना होता है? 6 year, 5 years, 4 years, 3 years. And you know that राज्यसभा is a permanent house. It cannot be dissolved. और इसलिए इसका कोई टेन्यूर नहीं होता है, लेकिन मेंबर्स का टेन्यूर तो होता है, that is 6 years. And in every second year 1/3 members take retirement, right? 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर हो जाते हैं. न्यू आर इलेक्टेड. विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें आप बता सकते हैं
राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 19 में अगर हम देखेंगे तो 19 से लेकर और 22 तक राइट टू फ्रीडम है। तो 19 में भी क्या है, 6 फ्रीडम्स दे रखी हैं। राइट टू इक्वेलिटी 14 से 18 आ गया। राइट टू प्रॉपर्टी ये आर्टिकल 300A में चला गया, पहले 31 में था। राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 में आ गया। तो इसलिए ये तीनों तो आंसर नहीं हो सकते हैं। तो 19 में कौन सा बच गया, ए, राइट टू फ्रीडम। व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 दिसंबर, 5 जून, 6 जून, 7 दिसंबर। वेरी इजी क्वेश्चन, 5 जून, बी इज द करेक्ट आंसर। समाजवादी पार्टी इज एन इंपॉर्टेंट पार्टी ऑफ इच स्टेट? समाजवादी पार्टी लेड बाय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब हैं। साइकिल इसका इलेक्शन सिंबल है। तो यूपी में ये पार्टी है, एक स्टेट पार्टी है। द लैटिन वर्ड लिबर, लिबर का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ राइट्स, राइट्स, फ्री, नन ऑफ दीज। वेरी इजी क्वेश्चन, फ्री। लिबर मीन्स फ्री। इन एन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन सेंटर, स्टेट, बोथ द सेंटर एंड स्टेट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए बोथ द सेंटर स्टेट ये तो आ गया किसमें, फेडरलिज्म में। अकेले स्टेट के पास भी पावर नहीं होती है और सेंटर के पास भी नहीं होती हैं। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जिसमें सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजंस यूनिलैटरली, तो उसको हम सेंटर गवर्नमेंट कहते हैं। तो सेंटर गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं, दैट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इंग्लैंड का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। डी इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा? राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है? 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है। पहले लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनेट होते थे लोकसभा में, लेकिन अब वो रिमूव हो गया अकॉर्डिंग टू 104th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2019। तो अब लोकसभा में प्रेसिडेंट जो है 2 मेंबर्स नॉमिनेट नहीं कर सकता है। इसलिए ये तो क्वेश्चन कभी आएगा तो आपको याद रखना है, लेकिन राज्यसभा के 12 मेंबर्स हैं वो इसमें कर सकता है। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्टली मैच्ड 3 रॉन्ग पेयर है, एक सही पेयर है, उसको हमने सेलेक्ट करना है। नीचे से स्टार्ट करते हैं। बूरबोन किंग्स इटली, गलत है क्योंकि बूरबोन किंग्स या तो स्पेन में थे या फ्रांस में थे। गैरीबोल्डी फ्रांस का नहीं था, गैरीबोल्डी जो है ये इटली और जर्मन यूनिफिकेशन में इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, फ्रांस से इसका कोई कनेक्शन नहीं था। नेपोलियन स्पेन का नहीं था, नेपोलियन फ्रांस में रूल किया था नेपोलियन ने। बच गया ओटो वन बिस्मार्क जो जर्मनी में था और प्रसिया का चीफ मिनिस्टर था, इसलिए ओटो वन बिस्मार्क इज द करेक्ट आंसर, ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री? इनमें से प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी है? भेल, सेल, ऑयल। ये खाली ऑयल तो कोई कंपनी नहीं होती है, लेकिन इंडियन ऑयल अगर होता तो हम इसको मान सकते थे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सरकारी है और भारत हैवी इलेक्ट्रिक जो लिमिटेड है वो भी, और टिस्को जो है वो प्राइवेट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो टिस्को जमशेदपुर में है और ये एक प्राइवेट कंपनी है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Identify the appropriate reason from the following options for the non-participation of industrial workers in civil disobedience movement. इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में चलाया गया था उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस ने उनकी डिमांड्स को नहीं माना। सबसे पहले कांग्रेस ने उनकी डिमांड्स को अपने एजेंडा में नहीं रखा, और क्योंकि कांग्रेस इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, इंडस्ट्रियलिस्ट के ज़्यादा नज़दीक थी, इसलिए। तो इसमें क्या आ जाएगा? इंडस्ट्रियलिस्ट वर क्लोज टू द कांग्रेस, ये ऑप्शन इसमें सबसे अप्रोप्रिएट है। तो 76 का आ गया ए। वाई डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आया था, 1927 में इसका अपॉइंटमेंट हुआ था। क्यों आया था? 1919 के जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट थे उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये आया था। तो इसलिए इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो डी है, टू सजेस्ट चेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट असर्शन है, दूसरा रीजन है, दोनों को पढ़ना है, उसके बाद इनमें से सेलेक्ट करना है। असर्शन को पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज वीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट एमएसपी। देखिए सबसे पहले तो दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताना है कि ये हमें सोचना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि एमएसपी पे गवर्नमेंट जो है वो वीट और राइस खरीदती है। पब्लिक सेक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करता है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें और कुछ सोचना ही नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 79, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फैक्टर्स रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। नंबर 1 है ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट अगर हम देखेंगे तो इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ठीक बात है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू। एंड फेवरेबल रूल्स ऑफ WTO टुवर्ड्स इंडिया इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्री, ये गलत है क्योंकि WTO के जो रूल है वो इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं है, ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। तो इसलिए 1 और 2 ही इसमें करेक्ट है और ऑप्शन ए इसका आ जाएगा 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 80, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। जब भी हम पब्लिक प्राइवेट और इसमें जॉइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर में आते हैं तो इसका मतलब होता है ओनरशिप एंटरप्राइजेस हम देख रहे हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज़्यादातर जो डिसीजंस होते हैं कौन लेता है? बैंक लेता है, मेंबर लेता है, एनजीओ लेता है, नन ऑफ दीज। तो इसमें मेंबर्स आ जाएगा। मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजंस। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड। इनफॉर्मल सोर्सेज में कौन कौन आते हैं? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, राइट, लैंडलॉर्ड्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, तीनों ही आ गए। तो बैंक्स किस में आते हैं? फॉर्मल में आते हैं। तो इनफॉर्मल में कौन नहीं आते? बैंक्स। डी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया 24 दिसंबर। सिंगल आंसर 24 दिसंबर 1986 को, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इट वॉज मीन्स इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। वेयर वॉज द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप। पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे हैं और ये फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया। इजी क्वेश्चन है, चाइना इसका आंसर आ जाएगा। द मोस्ट सीरियस ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड बाल्कान्स, ऑटोमन एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑल ऑफ अबाव। इसमें बाल्कान्स करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाल्कान्स कंट्री के बारे में आपने सुन रखा है, ठीक है। मैसिडोनिया, हर्जेगोविना, राइट, क्रोएशिया, रोमानिया, इस तरह की कंट्रीज आपने सुन रखी हैं। दीज आर इन बाल्कान्स। व्हाट वर पेनी चैप बुक्स। ये इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स होती थी और काफ़ी छोटी साइज़ की होती थी, तो इसलिए इनको हम पॉकेट साइज बुक भी कहते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द निकनेम ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस और नाम से हम जानते हैं? बाबा साहेब, खान साहेब, गुरुजी और फ्रंटियर गांधी। डी इज द करेक्ट आंसर, फ्रंटियर गांधी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज गोल्डन। ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे फाइबर आएगा, यहाँ पे FIBRE, फाइबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। तो इसमें जूट है वो करेक्ट आंसर है, 88 जूट। नेम द पैक्ट विच रिसॉल्व द इश्यू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर दलित। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर दलित, ये डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन ने इसकी डिमांड की थी। 1930 में इसको मिल भी 1932 में कम्युनल अवार्ड के अंडर में इसको मिल गया, और लेकिन फिर उसके बाद गांधी जी ने फास्ट अप टू डेट डिक्लेयर कर दिया पूना जेल में। अंबेडकर उनसे मिले और उनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं, और इसके अकॉर्डिंग सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर दलित वॉज कैंसल्ड, रिजर्वेशन वॉज एक्सेप्टेड। सो बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज डीपेस्ट लैंडलॉक्ड। ये कई बार क्वेश्चन आपने डिस्कस किया हुआ है। विशाखापट्टनम इसमें सिंगल आंसर है। डीपेस्ट लैंडलॉक्ड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट्स स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर। इसमें से टाटा स्टील तो प्राइवेट हो गया, MNCC अलग कॉन्सेप्ट है, HAILB जो है वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो सेल इसमें है जो गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, उसको मार्केट को क्या उसका पूरा ये सिस्टम संभालता है, और पूरा जो मार्केटिंग सिस्टम है वो सेल के हाथ में, स्टील का।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, डैम्स वगैरह जो होते हैं रिवर्स पे, उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, नेगेटिव पॉइंट्स हमने देखने हैं। यहाँ पे दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉजिटिव है। दे लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लिवलीहुड, ये नेगेटिव पॉइंट है। आगे भी पढ़ते हैं। दे ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफर फ्रॉम वाटर स्कैसिटी, ये पॉजिटिव है। दे रेगुलेट वाटर फ्लो, हेल्प्स इन टू कंट्रोल फ्लड्स, तो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डू मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स रिजल्ट इन? मूवमेंट्स ऑफ प्लेट जो है उससे क्या होता है, फोल्डिंग भी होता है, फोल्टिंग भी होता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज भी होती हैं जब प्लेट्स मूवमेंट करती हैं आपस में, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। और इसलिए ऑल ऑफ दीज जो है वो इसमें करेक्ट आंसर आएगा, 93 आंसर डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय whom was the reign of terror introduced in France between 1793-94? तो reign of terror was led by Robespierre, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। करेक्ट आंसर डी, क्योंकि रूसो, हालांकि स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, पेपर में गलत आई हुई है, तो इसलिए रूसो एक फिलोसोफर था जिसने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी। नेपोलियन जो है वो बाद में आया था और 1804 में उसने फ्रांस में रूल किया था, ये 1793 की बातें हैं। और लुई 16 जो है वो एब्डिकेट हो चुका था, 1791 में उसको एब्डिकेट कर दिया गया था, 1792 में। उसके बाद में 1789 की जो रिवोल्यूशन थी उसके अकॉर्डिंग, तो इसका भी रोल नहीं है, तो बाद में ये गवर्नमेंट आई थी रोबेस्पियर की। नेम द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर, अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। इसका जो हाइट है वो 2695 मीटर है, राइट, 2695 मीटर है। डोडा बेटा जो है वो नीलगिरीज में है, हालांकि उसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, 2637 मीटर है, 2637 याद रखेंगे। महेंद्रगिरी, हालांकि स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है, महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट पे है, इसकी हाइट 1501 है, तो इसलिए इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर। द फिजिकल फीचर दैट प्रोटेक्ट्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं उनको कौन रोकता है? पेनिनसुलर प्लेटू तो सेंटर में है, थार डेजर्ट तो वेस्ट में पड़ता है, और ये वैसे भी एलिवेशन नहीं है इसके अंदर, तो ये रोक भी नहीं सकता है। कोस्टल रीजन का कोई इसमें रोल नहीं है, तो हिमालयन माउंटेन जो है वो सेंट्रल एशिया से आने वाली जो कोल्ड विंड्स हैं उनको रोकता है, राइट, ये इंडिया में आने से रोकता है, क्योंकि इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट पे है, तो इसलिए ये कोल्ड विंड्स हैं और इनको आने से हिमालय जो है वो रोकता है। काफ़ी ऊंची चोटियाँ यहाँ पे। नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी लेवल, लिटरेसी रेट देखिए कितना है। गोवा का हम डिस्कस करते हैं कि गोवा का लिटरेसी रेट कितना है। गोवा का लिटरेसी रेट 2011 की जो है सेंसस के अकॉर्डिंग 87.4% है, राइट। ओडिशा का अगर देखेंगे तो ओडिशा का थोड़ा और कम चला गया, 73.45। पंजाब का अगर देखेंगे तो पंजाब का भी 76.68 में है। और अगर केरला का आप देखेंगे तो इट इज़ मोर देन 93%, 93.41%, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच स्टेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, तीनों स्टेट से होकर गुजरती है, तो ए जो है इसमें करेक्ट आंसर है, क्योंकि पंजाब जो है वो नॉर्थ में है और ये हमारे सेंट्रल इंडिया से गुजरती है। जैसे सबसे पहले ये आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और जो है मिजोरम, ये स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से निकलती है, 8 स्टेट्स से, ठीक है, तो पंजाब उसमें नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू शिफ्टिंग कल्टिवेशन? शिफ्टिंग कल्टिवेशन आपको पता ही है क्या होता है, जमीन को साफ किया जाता है, फिर उसको वहाँ पे कल्टिवेशन की जाती है, बर्न एंड स्लैश एंड बर्न कहते हैं इसको। तो टाइप ऑफ कल्टिवेशन अंडर विच पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न इन रोटेशन, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो वेरी, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 100।
विच वन इज़ प्रॉपरली मैच्ड, इनमें से प्रॉपरली कौन सा मैच कर रहा है ये हमें देखना है। धांगार्स पंजाब ये गलत है क्योंकि धांगार्स महाराष्ट्र में मिलते हैं। रायकाज राजस्थान ये करेक्ट है क्योंकि हमें करेक्ट आंसर मिल गया है, इसलिए आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। गोला जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है क्योंकि ये जो है पेनिनसुला के साउथ में रहते हैं गोलाज, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक एटसेट्रा में। गद्दी शेफर्ड जो हैं वो कर्नाटका के नहीं है, वो नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं, J&K, हिमाचल एटसेट्रा में। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर है बी, रायकाज। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ ऑल द 40 क्वेश्चंस ऑफ SST। उम्मीद करते हैं आपके इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे और रिज़ल्ट आपका शायद मिल गया होगा, नहीं मिला है तो आपको मिल जाएगा। काफ़ी आसान टेस्ट था, इस तरह का इजी टेस्ट शायद आपको दोबारा कहीं देखने को ना मिले, तो इसलिए इसमें अच्छे मार्क्स आपके ज़रूर आएंगे। और नेक्स्ट जो आपका टेस्ट आएगा इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट और एक अच्छे लेवल का टेस्ट आपको मिलेगा। सो गेट प्रिपेयर फॉर दैट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।